हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। जैसा कि इन्हें गार्जियंस ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त इंडिया पर अरब इन्वेजन्स का थ्रेट सबसे ज़्यादा था, ये प्रतिहार्स ही थे जो एक दीवार बनकर खड़े हुए थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ प्रतिहार्स अप टू नागभट्ट सेकंड। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, आखिर ये प्रतिहार्स कौन थे, उनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ। इनके ऑरिजिन को लेकर हिस्टोरियंस के बीच मेनली तीन थ्योरीज पॉपुलर हैं। सबसे पहले आती है राजपूत ऑरिजिन थ्योरी। बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं कि प्रतिहार्स एक प्रोमिनेंट राजपूत क्लैन थे। इन्हें अक्सर गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गुर्जर ट्राइब के थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह गुर्जर रीजन में रूल करते थे, जो कि आज के गुजरात और साउथ राजस्थान में है। दूसरी तरफ है गुर्जर ऑरिजिन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से ये ओरिजिनली गुर्जर ट्राइब के लोग थे, जिन्होंने टाइम के हिसाब से पावर गेन की और बाद में रूलिंग क्लास में शामिल होकर क्षत्रिय स्टेटस अडॉप्ट कर लिया। और वहीं तीसरी थ्योरी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है, जो है इनका माइथोलॉजिकल ऑरिजिन। प्रतिहार्स के अपने इंस्क्रिप्शन जैसे कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शंस, ये उन्हें सूर्यवंश बताते हैं। ये माना जाता है कि वह लॉर्ड रामा के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्मण ने लॉर्ड राम के लिए प्रतिहार यानी एक डोर कीपर या प्रोटेक्टर का रोल निभाया था। वहीं से डायनेस्टी को अपना नाम मिला, द प्रतिहार्स। अब इनके अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो शुरू में प्रतिहार्स कोई बड़े राजा नहीं थे, बल्कि राजस्थान में रहने वाले छोटे लोकल रूलर्स थे। इनका पहला पावर सेंटर मंडोर था, जो कि आज जोधपुर के पास है। यहीं से इन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया। पहले इन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाया, अपनी पोजीशन को मजबूत किया, फिर आसपास के छोटे राजाओं से लड़कर अपना एरिया धीरे धीरे बढ़ाया, और यहीं से इनके पावरफुल एम्पायर बनने की स्टोरी शुरू होती है। अब बात करते हैं प्रतिहार रूलर्स की। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है नागभट्ट फर्स्ट की, जिन्हें प्रतिहार डायनेस्टी का रियल फाउंडर माना जाता है। इनका रूल लगभग 730 से 760 एडी के बीच था। सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट का रोल समझना जरूरी है अरब इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में। 8th सेंचुरी में अरब्स ने सिंध कॉन्कर कर लिया और वहां से उनका एक्सपेंशन राजस्थान और गुजरात की तरफ हो रहा था। ये नॉर्थ इंडिया के लिए एक सीरियस थ्रेट था। तब नागभट्ट ने सिचुएशन को स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाया। उन्होंने अरब गवर्नर्स जैसे जुनैद और तमीम को हरा दिया और उनके नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन को सक्सेसफुली रिपेल किया। इसी वजह से उनको अक्सर डिफेंडर ऑफ इंडिया या डिफेंडर ऑफ इंडियन कल्चर भी कहा जाता है। और वहीं बात करें टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, तो नागभट्ट ने राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और मंदोर को अपनी कैपिटल बनाया, जो प्रतिहास का अर्ली पावर सेंटर था। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नागभट्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया में प्रतिहार पावर की फाउंडेशन रखी। उनके एक्शन ने आगे चलकर प्रतिहास को एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स बनाने का मौका दिया। अब नागभट्ट फर्स्ट के बाद का फेज को देखते हैं, जिसे हिस्टोरियंस अक्सर टेम्पररी डिक्लाइन का पीरियड मानते हैं। सबसे पहले आते हैं ककोस्त, जो नागभट्ट के बेटे थे। ककोस्त का रूल काफ़ी शॉर्ट पीरियड का था। उनके रेन के बारे में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ना तो कोई मेजर मिलिट्री अचीवमेंट मिलता है और ना कोई सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसीलिए कहा जाता है कि वे अपने फादर के स्ट्रॉन्ग लेजेसी को आगे कैरी नहीं कर पाए। इसके बाद पावर आई देवराज के हाथ में, जो ककोस्त के ब्रदर थे। देवराज ने भी सिर्फ बहुत ही छोटे समय तक रूल किया। उनके टाइम पर भी प्रतिहार किंगडम का एक्सपेंशन नहीं हो पाया। ओवरऑल ककोस्त और देवराज दोनों के रेन में प्रतिहास अपनी पहली वाली मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पाए। सेंट्रल कंट्रोल वीक हुआ और डायनेस्टी टेम्पररी डिफेंसिव पोजीशन में चली गई। अब बात करते हैं वत्स राजा की, जिनका रूल लगभग 775 एडी से 805 एडी के बीच रहा। वत्स राजा के साथ ही प्रतिहार डायनेस्टी में एक बार फिर से रिवाइवल ऑफ पावर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, तो वत्स राज ने अपने एम्पायर को मालवा और सेंट्रल इंडिया की तरफ एक्सपेंड किया। उन्होंने पाल रूलर धर्मपाल को डिफीट करके अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रूव की। इस जीत के बाद प्रतिहार से एक बार फिर से नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पावर बन गए। वत्स राजा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में एंट्री। इस स्ट्रगल का मेन इशू था कन्नौज, जो उस टाइम नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर माना जाता था। कन्नौज पर कंट्रोल के लिए तीन पावर्स प्रतिहास, पालाज और राष्ट्रकूताज, ये तीनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। वत्स राजा ने कन्नौज पर कंट्रोल स्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रांग अपोजिशन का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूताज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट भी काफी इंटेंस रहा। राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव ने वत्स राजा को डिफीट किया, जिसके बाद वत्स राजा को रिट्रीट करना पड़ा। ये डिफीट इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इससे प्रतिहार पावर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। अब बात करते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर नागभट्ट सेकंड की,
इनका शासन लगभग 805 से 833 एडी तक रहा। इस पीरियड में प्रतिहार डायनेस्टी अपने मैक्सिमम पावर पर पहुंचती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा अचीवमेंट था कन्नौज का कॉन्क्वेस्ट। उस समय कन्नौज सिर्फ एक सिटी नहीं था, बल्कि इंपीरियल पावर का सिंबल था। नागभट्ट सेकंड ने चक्रयुद्ध को डिफीट किया, जो पाल रूलर के सपोर्ट में था। इस जीत के बाद नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज कैप्चर कर लिया और उसे अपनी कैपिटल बना लिया। इसके साथ ही वो प्रैक्टिकली सुप्रीम रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया बन गए। और वहीं पालाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल और देवपाल को डिफीट करके नॉर्थ इंडिया से पाला इन्फ्लुएंस रिमूव कर दिया। इससे प्रतिहार डोमिनेंस और स्ट्रांग हो गया। राष्ट्रकूटाज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। राष्ट्रकूट रूलर गोविंदा थर्ड ने एक पॉइंट पर कन्नौज तक मार्च करके नागभट्ट सेकंड को डिफीट किया, लेकिन ये डिफीट टेम्पररी थी। जैसे ही राष्ट्रकूट वापस डेक्कन चले गए, नागभट्ट सेकंड ने फिर से अपनी पावर रिगेन कर ली और अपना कंट्रोल रिस्टोर कर लिया। नागभट्ट सेकंड के टाइम पर प्रतिहार एम्पायर काफ़ी वाइड स्प्रेड हो चुका था। एम्पायर राजस्थान, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैल गया था। वेस्ट में इसका बॉर्डर सिंध के पास तक था, जबकि ईस्ट में ये बिहार तक एक्सटेंड कर चुका था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नागभट्ट सेकंड के अंडर प्रतिहार ने नॉर्थ इंडिया में लार्ज स्केल डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर ली थी। और वहीं बात करें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर, प्रतिहार एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर था किंग, जिसके पास सुप्रीम पावर होती थी। किंग को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे, जो डे टू डे गवर्नेंस और पॉलिसी मैटर्स देखते थे। एम्पायर को प्रोविंस या भुक्तीज में डिवाइड किया गया था। हर भुक्ती का इंचार्ज होता था गवर्नर, जो सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर काम करता था। इससे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ चलती थी और किंग का कंट्रोल भी बना रहता था। और वहीं मिलिट्री सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग था। प्रतिहार के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जिसमें स्ट्रांग कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों शामिल थे। ये मिलिट्री स्ट्रेंथ ही प्रतिहार डोमिनेंस का बैकबोन थी, जिसने उन्हें इतना बड़ा एम्पायर मेंटेन करने में मदद की। अब हम बात करते हैं नागभट्ट सेकंड के कल्चरल और रिलीजियस रोल की। नागभट्ट सेकंड एक हिंदू रूलर थे और ब्राह्मणिज्म के स्ट्रांग सपोर्टर माने जाते हैं। उन्होंने टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को जनरस लैंड ग्रांट्स दिए, जिससे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। साथ ही उनके टाइम पर आर्ट और आर्किटेक्चर को भी इंकरेज किया गया। मंदिरों की कंस्ट्रक्शन, स्कल्पचर और कल्चरल एक्टिविटीज को रॉयल पैट्रोनेज मिला, जिससे प्रतिहार पीरियड एक कल्चरली रिच फेज बन गया। और हम अगर फॉरेन अकाउंट्स की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है अरब ट्रेवलर सुलेमान। सुलेमान ने अपनी राइटिंग में प्रतिहार किंगडम को रिच और पावरफुल एम्पायर बताया है। उन्होंने स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी की तारीफ की और ये भी लिखा है कि प्रतिहार रूलर्स की आर्मी वेल ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मिडेबल थी। अब बात करते हैं कन्नौज की। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को अपनी इंपीरियल कैपिटल बनाया। इस टाइम कन्नौज सिर्फ एक सिटी नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेजर ट्रेड सेंटर और कल्चरल हब भी था। इसीलिए कहा जाता है कंट्रोल ओवर कन्नौज मीन कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिफेंडिंग इंडिया। नागभट्ट सेकंड ने स्ट्रांग फ्रंटियर डिफेंस सिस्टम मेंटेन किया। जैसे पहले नागभट्ट फर्स्ट ने अरब इन्वेजन्स को रोका था, वैसे ही नागभट्ट सेकंड के टाइम पर भी अरब एडवांसेस को इफेक्टिवली प्रिवेंट किया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही। अब बात करते हैं प्रतिहार के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हर्षा की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। प्रतिहार ने इस सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश किया और नॉर्थ इंडिया को स्टेबिलिटी और स्ट्रांग गवर्नेंस दिया। वहीं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरब्स। प्रतिहार ने अरब इन्वेजन को सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि वो इंडिया के लिए एक बुलवार्क या शील्ड बनकर खड़े रहे। इस वजह से इंडियन पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर फॉरेन डोमिनेंस से सिक्योर रहा। अब आते हैं फ्यूडल सिस्टम पर। प्रतिहार पीरियड में सामंत सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स को लैंड ग्रांट्स दिए गए। ये सिस्टम आगे चलकर अर्ली मेडिवल इंडियन सोसाइटी का बेस बना। कल्चरल डेवलपमेंट में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। प्रतिहार ने टेम्पल आर्किटेक्चर, संस्कृत लर्निंग और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया। इससे एक तरह का कल्चरल रिनेसेंस देखने को मिलता है। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ इंपीरियल रूल। नागभट्ट सेकंड तक प्रतिहार ने एक स्ट्रांग एम्पायर की सॉलिड फाउंडेशन रख दी थी, जिसका पीक हमें बाद में मिहिर भोज जैसे रूलर्स के टाइम पर देखने को मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, हमें प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? तो इसका जवाब है हिस्टोरिकल सोर्सेज से। सबसे पहला सोर्स है इंस्क्रिप्शंस, जैसे ग्वालियर और मंदोर इंस्क्रिप्शंस। इन इंस्क्रिप्शन से हमें प्रतिहार रूलर्स की जीनोलॉजी, उनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पता चलता है।
ग्वालियर प्रशस्ति इस कॉन्टेक्स्ट में एक की इपिग्राफिकल सोर्स मानी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है अरब अकाउंट्स, खासकर अरब ट्रेवलर सुलेमान की राइटिंग्स। उसने अपने ट्रेवलॉग्स में प्रतिहार एम्पायर की पावर, उनकी स्ट्रांग आर्मी और रिच सोसाइटी का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। ये फॉरेन अकाउंट्स हमें इंडियन सोर्सेज के अलावा एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा सोर्स है लिटरेरी वर्क्स। इसमें शामिल है कंटेम्प्रेरी कोर्ट लिटरेचर्स और बाद के हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, जिसमें प्रतिहार डायनेस्टी का रेफरेंस मिलता है। ये टेक्स्ट हमें उस टाइम के पॉलिटिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट को समझने में हेल्प करते हैं। और अगला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सिटीज के रिमेन्स, टेम्पल्स, क्वाइंस और अदर मटेरियल्स प्रतिहार के रूल को फिजिकली वेरीफाई करते हैं। ये एविडेंस कंफर्म करते हैं कि जो चीज़ इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में लिखी है वो ग्राउंड रियलिटी से भी मैच करती है। तो अभी तक हमने देखा अर्ली हिस्ट्री अप टू नागभट्ट सेकंड, अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट सेकंड एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ प्रतिहार्स, और उसके बाद सोर्सेज। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा।